हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता है, हम अपने पिछली क्लास में उसके बारे में जान चुके हैं कि उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया और पी प्लांट को चूज़ इसलिए किया क्योंकि वो एक तो बहुत जल्दी पॉलिनेशन कर ले रहा है, दूसरा उसको ग्रो कराना बहुत इजी है, साथ ही उसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो प्रोसेस है उसी को यहाँ पर यूज़ किया गया। ये देखिए डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो टॉल और ड्वार्फ जो प्लांट है उसके बीच में क्रॉस करा करके कराया गया। तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कराया। तो हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं कि देखिए जो पी प्लांट के फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोसेस कराई गई इमैस्कुलेशन यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर जिसके ऊपर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए यहाँ पर क्योंकि क्रॉस कराया जाना है एक टॉल और एक ड्वार्फ के बीच में, तो एक ही प्लांट के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस की गई। इमैस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एंथर्स, यानी कि यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर में से रिमूव कर दिए गए एंथर्स और उसके बाद दूसरा जो उसका डिजायर्ड प्लांट था उसमें से पॉलन लेकर के यहाँ पर फीमेल पार्ट तक लाए गए। तो उसके बाद हो गया रिप्रोडक्शन। अब डिजायर्ड प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस करा दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, उसके बाद बने हैं कुछ सीड्स जब बने हैं तब उनसे फर्दर प्लांट्स को ग्रो कराकर देखा गया। तो सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो डोमिनेंट कैरेक्टर को ही शो कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर हमने दो प्लांट लिए अगर, तो दो प्लांट में से टॉल और ड्वार्फ में से जो F1 जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो तैयार हुई प्लांट्स की, उसमें सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर यानी कि ड्वार्फ प्लांट ही बने, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हुआ। मेंडल इमैस्कुलेटेड द फ्लावर ऑफ ड्वार्फ प्लांट, मतलब कि इमैस्कुलेशन की प्रोसेस यहाँ कराई क्यों गई? ताकि क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा सके, सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सके। पॉलन को लिया गया टॉल प्लांट के एंड पॉलिनेट करा दिया गया इमैस्कुलेटेड फ्लावर पे, यानी कि जो फीमेल फ्लावर रहा उस पे इन्होंने पॉलन को आगे पॉलिनेट करा दिया। द सीड्स प्रोड्यूस वुड देन बी फ्रॉम कंट्रोल्ड क्रॉस। ये कैसा क्रॉस है? ये है एक कंट्रोल्ड क्रॉस, टॉल मेल ड्वार्फ फीमेल। Emasculation is the process of removal of anthers, male part of flower before they release pollen dehiscence. dehiscence से पहले ही ये ध्यान रखना है कि emasculation की जो प्रोसेस है ये dehiscence से पहले, रिलीजिंग ऑफ pollen से पहले ही कराई जानी चाहिए। तो ऐसा ही उन्होंने किया। इसके बाद समझते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि जो ये एक्सपेरिमेंट कराया गया है पी प्लांट में, इससे रिजल्ट क्या निकला। मेंडल ने क्रॉस कराया टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट पे। तो F1 जनरेशन में मिलने वाले सारे ही प्लांट्स, यहाँ पर आप देखें एक टॉल प्लांट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ पर इसके एलील्स को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जो प्लांट्स हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ लिए गए हैं। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में मिलने वाले सभी प्लांट्स क्या रहे? टॉल रहे। जैसा कि हमने अभी बात की, टॉल प्लांट्स के बीच में आपस में जब क्रॉस कराया गया, सेल्फिंग कराई गई, यानी कि F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे उनके बीच में जब सेल्फिंग कराई गई, उनके बीच में क्रॉस कराया गया, तब F2 जनरेशन तैयार हुई, नेक्स्ट जनरेशन मिल गई। नेक्स्ट जनरेशन में जब ध्यान दिया तो टॉल के कुछ प्लांट्स थे और कुछ प्लांट्स यहाँ पर ड्वार्फ के भी मिले। तो
टॉल 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 और ड्वार्फ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि F1 जनरेशन में जो ड्वार्फ कैरेक्टर था, जो रिसेसिव कैरेक्टर था, वो शो ही नहीं हुआ, लेकिन उससे नेक्स्ट जनरेशन में ये शो हो गया इनके बीच में सेल्फिंग कराने के बाद। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, नो ब्लेंडिंग ऑफ ट्रेट्स ऑब्जर्व, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुई है ट्रेट्स की। यहाँ पर अगर ड्वार्फ था वो दिखा नहीं, लेकिन वो वहां प्रेजेंट था। F2 जनरेशन जब आई, व्हेन F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड, F1 के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो 4 में से 3 जो प्लांट थे वो टॉल रहे और 4 में से 1 जो प्लांट था वो ड्वार्फ रहा। तो टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर्स जो थे वो रीअपियर्ड हुए, यानी कि जो ड्वार्फ जो कैरेक्टर था, यानी कि जो छोटे पौधे थे वो रीअपियर हो गए। पहले वाली में नहीं दिख रहे थे, लेकिन F2 जनरेशन में दिख गए। अनचेंज प्रूविंग नो ब्लेंडिंग, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स की कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, वहाँ थे, बट ड्वार्फ प्लांट भी, ड्वार्फ जो कैरेक्टरिस्टिक है, ड्वार्फ वाला जो जीन है यहाँ था, बट विजिबल नहीं था, और F2 जनरेशन में ये वापस से विजिबल हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया। अब समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर लिया गया है एक, जिसके ऊपर बेस्ड ये एक्सपेरिमेंट किया गया। एक कैरेक्टर को लेकर के जब एक्सपेरिमेंट कराया गया तो इसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक ही जीन एक किसी कैरेक्टर के लिए होता है, तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका नाम है। क्रॉस इन्वॉल्विंग इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट, एक कोई कैरेक्टर को लेकर के, एक ट्रेट को लेकर के। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया हाइट, जैसे कि कैपिटल T, स्मॉल t, यहाँ पर टॉल, ड्वार्फ, और F1 जनरेशन में सारे के सारे मिले हैं कैपिटल T, स्मॉल t, यानी कि टॉल प्लांट्स थे। तो F1 यानी कि इसकी जब ये F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट्स थे, इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो मिलने वाली जो नेक्स्ट F2 जनरेशन रही वो रही है 1:2:1, 3:1। इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप समझें कि ये है कैपिटल T, स्मॉल t। तो यहाँ पर जिस समय पे क्रॉस कराया जाएगा तो मिलने वाले सारे प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से शो करेंगे। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तब आगे आने वाले जो प्लांट्स होंगे वो यहाँ पर कैपिटल T, स्मॉल t इस तरीके से होंगे। अब इसको सही ढंग से समझने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पुनेट स्क्वायर का। पुनेट स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है अंडरस्टैंड करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, जो मेंडल ने इस्तेमाल किया था। क्या है कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के बीच में, ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट और ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो एक ग्रिड को यूज किया गया था। क्या करने के लिए? प्रोबेबल आउटकम्स किसी क्रॉस के चेक करने के लिए कि प्रोबेबल आउटकम्स क्या हैं, यानी कि रिजल्ट्स क्या हैं। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कितने प्लांट्स में कौन कौन से कैसे कैसे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, क्या जीन्स हैं, इसको चेक करने के लिए पुनेट स्क्वायर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट करने के लिए जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज। तो बच्चों यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जीनोटिपिक यानी कि उनके पास क्या जेनेटिक मेकअप है, प्लांट्स जो ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहे हैं उनका क्या जेनेटिक मेकअप है, यानी कि उनके पास किस तरीके के जीन हैं, किस तरीके के एलील हैं। साथ ही फिनोटिपिक यानी कि उनके जो आउटकम्स दिख रहे हैं, जो उनकी अपीयरेंस दिख रही है, फिजिकल अपीयरेंस की टॉल दिख रहा है या फिर ड्वार्फ दिख रहा है, इसको कहा जाता है फिनोटिपिक। तो यहाँ पर पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया गया। अब आप देखिए इस पिक्चर को कि यहाँ कैपिटल T, स्मॉल t, तो यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स बनेंगे यहाँ टॉल प्लांट के कैपिटल T, ठीक। पुनेट स्क्वायर में एक साइड में इस तरह से कैपिटल T को रखा गया, साथ ही ड्वार्फ प्लांट के जो गैमीट हैं उनको स्मॉल t इस तरीके से रखा गया। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो समझिए कि कैपिटल T और स्मॉल t यहाँ पर क्रॉस करके न्यू ऑफस्प्रिंग बना, कैपिटल T और स्मॉल t यहाँ पर, उसके बाद कैपिटल T स्मॉल t फिर यहाँ पर और यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t। तो सारे ही चारों जो ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में बन रहे हैं वो
टॉल ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये डोमिनेंट एलील है ये अपने कैरेक्टर को दिखा रहा है, डोमिनेंट वाला ही शो हो रहा है। जो रिसेसिव वाला है वो शो नहीं हो रहा है, वो प्रेजेंट है बट अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है। अब इसके बाद जो कैपिटल टी स्मॉल टी हमें मिले हैं सारे ऑफस्प्रिंग, इनके बीच में सेल्फिंग कराई जाएगी, इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में जब कराया जा रहा है तो फिर से पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर गैमीट सेपरेट किए गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका जब क्रॉस किया गया तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर स्मॉल टी मिला। तो अगर जीनोटिपिक रेशो देखा जाए तो वो हमें मिलता है कैपिटल टी का 1 प्लांट, साथ ही कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 प्लांट और स्मॉल टी का 1 प्लांट। साथ ही फिनोटिपिकल रेशो देखें तो 3 टॉल प्लांट यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, साथ ही 1 ड्वार्फ स्मॉल टी। इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो कैपिटल टी और कैपिटल टी है, स्मॉल टी है और कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसको एक बार समझते हैं कि जो कैपिटल टी है यानी कि ये है जीन, टॉल हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब जीन के ही ये 2 पार्ट्स हैं, तो ये एलील हैं, एक मदर से आया हुआ है और एक फादर से आया हुआ है। तो यहाँ पर अगर कैपिटल टी दोनों ही सेम एलील हैं तब इसे कहा जाएगा होमोजाइगस। इसके साथ ही यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये दोनों ही सेम हैं, दोनों एक फादर से आया और एक मदर से आया है, तो इसको कहा जाएगा होमोजाइगस। उसके साथ ही यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो यहाँ पर दोनों ही एलील डिफरेंट हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है और एक रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो इसको हेटेरोजाइगस बोला जाता है। आपको पता है होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पर ये कैपिटल टी डोमिनेंट के लिए, स्मॉल टी रिसेसिव के लिए, और ये जो है हेटेरोजाइगस, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही प्रेजेंट है, एक जीन डोमिनेंट के लिए, एक जीन रिसेसिव के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही विजिबल होता है। ये जीन फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को शो नहीं करता, लेकिन F2 जनरेशन में आगे जाकर के ये फिनोटिपिकली दिखाई पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इससे आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।